RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। विद्युत रसायन की पिछली वीडियो में हमने आपको विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम बताया था और आज की वीडियो में हम उससे आगे लेकर चलते हैं जिसमें हम फैराडे का द्वितीय नियम आपको बताएंगे। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। दो नियम फैराडे ने दिए थे, इसमें प्रथम नियम आपका हो चुका था, एक बार उसको याद दिला दूं। प्रथम नियम था W अनुकर्मानुपाती क्यू के, यानी अगर किसी वस्तु में किसी विद्युत अपघट्य में कम आवेश प्रवाहित किया जाएगा तो उसकी कम मात्रा निक्षेपित होगी, ज्यादा मात्रा आवेश की प्रवाहित की जाएगी तो ज्यादा पदार्थ निक्षेपित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यहाँ पर एक W अनुकर्मानुपाती Q इक्वल टू IT भी होता है, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। और इसी में ही लास्ट में फॉर्मूला आया था W इक्वल टू ZIT या W इक्वल टू E/96500 इंटू IT। ये था पहला नियम। अब अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो उस दूसरे नियम को पहले नियम से ही डेराइव किया जा सकता है। दूसरे नियम में कहा गया था कि यदि दो अलग अलग पदार्थों के विद्युत अपघट्यों के विलयनों में आवेश की समान मात्रा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए पदार्थ या इलेक्ट्रोडों से घुले हुए पदार्थ की मात्राएं सदैव उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होती है। ये फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम था। अब उसको कैसे लिखा जा सकता है, सूत्र के रूप में उसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है वो देखते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ के लिए W इक्वल टू EIT/96500 आया हुआ है, तो दो पदार्थों के लिए अगर हम इसको लेकर चलें, दो पदार्थों के लिए एक पदार्थ का W1 इक्वल टू हो जाएगा E1 इंटू I इंटू T/96500। यदि दो विद्युत अपघट्यों में I एम्पियर की धारा समान समय T के लिए प्रवाहित की जाती है, तो दूसरे पदार्थ के लिए अगर हम W2 का मान निकालें तो W2 इक्वल टू हो जाएगा E2 गुना I गुना T/96500। अब यहां से अगर हम इन दोनों समीकरणों को भाग दे दें तो W1/W2 इक्वल टू IT 96500 96500 कैंसिल, तो E1/E2 या यहां पर हम कह सकते हैं कि W अनुक्रमानुपाती E के भी हो सकता है। यही फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। इस सूत्र को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, W1/E1 इक्वल टू W2/E2 के रूप में भी सूत्र लिखा जा सकता है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में नॉर्मलता समीकरण N इक्वल टू W/EV से W/E इक्वल टू NV करके दिखाया था, वहां पर सिद्ध किया था। नॉर्मलता समीकरण N1V1 इक्वल टू N2V2 होती है, और जबकि W/E यानी W1/E1 इक्वल टू W2/E2 ये एक रासायनिक तुल्यता नियम भी होता है कि जब भी पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो इनके सदैव समान ग्राम तुल्यांक, ये W/E जो होता है वो ग्राम तुल्यांक होता है। जैसे मोल होता है पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार W/M, तो ये W/E होता है ग्राम तुल्यांक। तो फैराडे के नियम के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि जो फैराडे का द्वितीय नियम है वो रासायनिक तुल्यता नियम के समतुल्य होता है, उसके समान होता है, और नॉर्मलता समीकरण का भी इससे संबंध आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कंप्लीट हो गया। अब इसमें दो बातें ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम दो पदार्थों को ले रहे हैं, एक सिल्वर ले रहे हैं चांदी और एक ले रहे हैं कॉपर। तो यहाँ पर अगर हम इसके अनुसार लेकर चले, चांदी Ag का भार अपॉन यहाँ कॉपर का भार
इक्वल टू, यहाँ तुल्यांकी भार हो जाएगा तो Ag का तुल्यांकी भार अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार। तो इसमें यदि हमें तीन चीजें ज्ञात हैं तो चौथी राशि अगर अज्ञात भी है तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नियम कंप्लीट हो गए। अब लेकर चलते हैं विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, यानी हम डेली लाइफ में इस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, अब उसके बारे में लेकर चलते हैं। तो दैनिक जीवन में हम विद्युत अपघटन के क्या क्या अनुप्रयोग कर सकते हैं, उसको हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो अभी जो हमने फैराडे का नियम लिखा है उसमें W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, यानी अगर हमें एक पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात है तो उसके आधार पर हम किसी दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप हेडिंग लिखकर बता सकते हो या पॉइंट वाइज अगर लिखना चाहें इसके अनुप्रयोग को, तो सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कि अज्ञात पदार्थों के तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। दूसरा पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता है, विद्युत धातु क्रम जिसको बोलते हैं, विद्युत के द्वारा धातु प्राप्त करना। वैसे तो इसके बारे में जो आपका 6 चैप्टर है धातु क्रम, वहां पर ज्यादा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी के रूप में, यानी विद्युत धातु क्रम के रूप में। विद्युत के धातु क्रम क्या होते हैं, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम आदि है, इन धातुओं को केवल इनके लवण के जो पिघली अवस्था होती है उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो शुद्ध रूप में धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे आपको बताया था NaCl अगर मोल्टन स्टेट में ले लिया जाए तो ये आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। ये Na पॉजिटिव कैथोड की ओर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और आसानी से ये Na में परिवर्तित हो जाएगा। यानी इस प्रकार से धातु क्रम में भी हम विद्युत अपघटन का ही प्रयोग करते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट हम धातुओं के शोधन में भी कह सकते हैं, धातुओं को शुद्धकरण में शुद्धिकरण कह सकते हैं, इसको परिष्करण कह सकते हैं। परिष्करण, शोधन, शुद्धिकरण सब एक ही बात होती है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्यूरिफिकेशन के बारे में भी आप छठे चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि जैसे कॉपर के लिए विद्युत अपघटनी विधि होती है शुद्ध करने के लिए, इसी प्रकार से हूप की विधि होती है एल्यूमिनियम वगैरह के लिए। तो कुछ इन प्रकार की विशेष विधियां होती हैं जहां पर हम विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करके धातुओं को शुद्ध कर लेते हैं। एक सबसे मेन जो इसका लाभ होता है वो धातु लेपन में होता है। धातु लेपन में किसी भी ज्यादा क्रियाशील धातु पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जा सकती है, उसी को धातु लेपन कहते हैं। जैसे चांदी की वस्तुओं पर, आभूषणों पर सोने की परत चढ़ाई जा सकती है, इस क्रिया को धातु लेपन या विद्युत लेपन भी कहा जाता है। विद्युत लेपन या इसको इंग्लिश में कह देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो एक क्वेश्चन हो सकता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। तो कम क्रियाशील धातु की परत अधिक क्रियाशील धातु पर चढ़ाने की क्रिया को ही विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इसका एक फायदा भी होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। सबसे पहला फायदा तो यही है कि जो चांदी की चीजें हैं वो सोने में परिवर्तित हो जाती है, यानी उनकी चमक बढ़ जाती है। तो एक तो चमक बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। दूसरा यूज सबसे पहला होता है बेस्ट, जो इसके बारे में कहा जाएगा कि किसी धातु जो ज्यादा क्रियाशील धातु होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। इलेक्ट्रॉन त्यागना संक्षारण कहलाता है। इसी चैप्टर में आप लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जब जंग लगती है तो धीरे धीरे लोहा समाप्त हो जाता है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो जब ज्यादा क्रियाशील धातु पर हम कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा देंगे तो उसको संरक्षण से बचाव किया जा सकता है। आगे इसके उपयोग अनुप्रयोग आएंगे, यहाँ तो हम केवल विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग ले रहे हैं। इसी के साथ साथ हम एक और पॉइंट ले सकते हैं, पांचवा, अनेक यौगिकों को बनाने में। अनेक यौगिक बनाने में वे यौगिक कैसे हैं, जैसे कि NaCl में तो आपको केवल अगर मोल्टन स्टेट लेते हैं तो केवल Na और Cl2 ये बनते हैं। लेकिन अगर हम NaCl का जलीय विलयन ले लें, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करें तो उसमें हमारा NaOH कास्टिक सोडा जो होता है उसका भी निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप याद हो कक्षा 11 में आप लोगों ने कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पढ़ा होगा,
कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, वहां पर अगर हम CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट का जब जल अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन करने पर हमें एथेन प्राप्त हो जाती है। ये भी आपकी क्रिया विद्युत अपघटन के अंतर्गत ही आती है। तो इस प्रकार से हमने आपको विद्युत अपघटन के ये अनुप्रयोग भी बता दिए। अब एक दो क्वेश्चन फैराडे के विद्युत अपघटन के जो नियम हैं उनके आधार पर कैसे न्यूमेरिकल आपके हो सकते हैं उनको लेकर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि यदि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो जाता है तो 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हमें कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। अब इस क्वेश्चन को अगर हम हल करके देखें तो इसमें देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर मोलों की संख्या देखें तो इलेक्ट्रॉन के तो हैं हमारे 3 मोल और धातु का एल्यूमिनियम का जो है हमारा वो 1 मोल है। 1 मोल से तात्पर्य एल्यूमिनियम के अणुभार से है, जो कि परमाणु भार से उसका 27 ग्राम हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का अणु परमाणु एकल होता है तो इसका परमाणु भार 27 ग्राम लिया जा सकता है। अब यहाँ पर 3 मोल का मतलब है कि 3 फैराडे है और 1 फैराडे होता है 96,500 कूलाम। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा आपका 3 फैराडे। फैराडे की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 3 गुना फैराडे अपॉन 27। लेकिन हमें पूछा है कितना? 40.5 ग्राम के लिए। तो 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश ये हो जाएगा 3 गुना 96,500 गुना 40.5 अपॉन में आ जाएगा आपका 27। अब आप अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, देख लेना, ये आ जाएगा आपका 4342 गुना 10 की पावर 5 कूलाम आवेश। 4.342 गुना 10 की घात 5 कूलाम आवेश के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि जिंक सल्फेट विलयन में 0.015 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो कितना जिंक निक्षेपित होगा, जबकि जिंक का परमाणु भार दे दिया गया 65.4 AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट है। अगर यहाँ पर ये परमाणु भार नहीं भी दिया होता तो लगभग ये हमें याद करना होता। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है एक बार उनको लिख लीजिए। सबसे पहले आई दिया है 0.015 एम्पियर। टी पूछा है तो 15 मिनट के बारे में लिख सकते हैं, ये 15 गुना 60 सेकेंड। MKS पद्धति में हम इसको बदल लेंगे। अब कितनी मात्रा निक्षेपित होगी तो W अमाउंट पूछा है। फैराडे का जो प्रथम नियम था उसके अनुसार हमारा W इक्वल टू होता है ZIT और Z होता है E/96500 इंटू I इंटू T। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, अभी हमारा E नहीं पता तो E हम वहां से निकाल सकते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि Zn जो होता है वो 2 पॉजिटिव, यहाँ जिंक सल्फेट जो दिया है इसके अनुसार भी आप देख सकते हैं Zn की संयोजकता कितनी होती है? 2। और तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे उसकी संयोजकता, यानी हो जाएगा 65.4/2 यानी 3 और 2.7 32.7 आपका ये तुल्यांकी भार आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 32.7 गुना I 0.015 गुना 15 गुना 60 और अपॉन में ये 96500। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। गुना भाग करने के पश्चात आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 4.57 गुना 10 की घात -3 ग्राम के बराबर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर बता दिए। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट के रूप में दे रहा हूं, यानी आप उन क्वेश्चन को करके देख लेना। तो यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने ये 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है 1 मोल MnO4 नेगेटिव यानी परमैंगनेट आयन से Mn2 पॉजिटिव में अपचयन के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। दूसरा है AgNO3 विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितने समय में 1.5 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होगा। और यदि 1 एम्पियर की धारा NaCl विलयन में 15 मिनट के लिए भेजी जाए तो कितने ग्राम क्लोरीन उत्पन्न होगी। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करके देखना है, जिनके आंसर क्रमानुसार ये नीचे लिखे गए हैं।
पहले क्वेश्चन का आंसर है 4.825 × 10⁵ कूलाम। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 14.85 मिनट और तीसरे क्वेश्चन का जवाब होगा 0.331 ग्राम क्लोरीन प्राप्त होगी। तो आप इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करके देखिए, अगर आपको ये आंसर मैच हो जाते हैं तो ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमसे इन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें बताना है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया। तो आज की वीडियो में हमने आपको विद्युत अपघटन का दूसरा नियम, अनुप्रयोग और ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए। अब आप इनको करके देखना है और बाकी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है चालकता वगैरह, वो हम अगली वीडियो में क्रमानुसार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।